Hello everybody and welcome to Think Pirates. I am your educator Weber, and in this video we are going to learn Maharashtra Board Class 8 Chapter 2 Europe and India. This is going to be a line by line detailed explanation on the chapter. So without making any further delay, let's get started. Introduction. During the modern period, various happenings in Europe had its impact on India. Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during this period. स्टूडेंट्स 13 टू 20th सेंचुरी यूरोप ने बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल चेंजेस देखे, जिनका सीधा सीधा इम्पैक्ट ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। तो जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तब हमें इन चेंजेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स वन बाय वन ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। Let's begin with the first notable phenomenon called as the period of Renaissance. Students, वर्ड रेनेसा का सीधा सीधा अर्थ होता है रीबर्थ या रिवाइवल। अब 13 सेंचुरी पहले यूरोप में एक डार्क एज या फिर बहुत ही अंधेरा काल हुआ था ऐसा माना जाता है, क्योंकि इस पीरियड में यूरोप में कोई भी खास साइंटिफिक, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल चेंजेस या डेवलपमेंट्स हमें नहीं देखने को मिले थे। लेकिन सडनली 14th सेंचुरी के बाद वाले पीरियड से यूरोप के अंदर एक वेव ऑफ इनोवेशन और क्रिएटिविटी हमें देखने को मिली। इसीलिए इस पीरियड को रेनेसा या फिर पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। In history of Europe, the last phase of medieval period, that is 13th to 16th century, is known as the period of Renaissance. During this period, Reformation, religious reform movement, and geographical discoveries laid the foundation of modern era. Hence, this period is known as the age of Renaissance. Students, 13 से लेकर 16th सेंचुरी यूरोप के अंदर हमें बहुत सारी सोशल रिफॉर्मेशन मतलब समाज सुधार, साथ ही काफ़ी सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स मतलब धार्मिक सुधार और बहुत सारी जोग्राफिकल डिस्कवरीज देखने को मिली, जिसलिए इस पीरियड को द एज ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है। इस पीरियड को मिडीवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड के बीच के ट्रांजिशनल पीरियड के तौर पे भी जाना जाता है। During this period, in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was revival of Greek and Roman traditions, which gave momentum to an overall development. During the Renaissance, humanitarianism was given great impetus. There was a change in the outlook of treating each other as human beings. Instead of religion, man became the center point of all ideologies. स्टूडेंट्स, इस काल में हमें यूरोप में ग्रीक और रोमन परंपराओं का पुनर्जागरण देखने को मिला। इस पीरियड में हमें आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी, इन फील्ड्स के अंदर बहुत सारे नए नए इनोवेशंस और क्रिएशंस देखने को मिले, जिनके कुछ बेहतरीन उदाहरण हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। रेनेसां पीरियड के कुछ सबसे बेहतरीन इनोवेशंस और आर्ट वर्क्स को देख रहे हैं, चाहे वो गलीलियो गैलीली के द्वारा बनाया गया पहला टेलीस्कोप हो या जोहानस गटनबर्ग के द्वारा डेवलप करी गई सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस। इन दोनों इन्वेंशंस ने मैनकाइंड की हिस्ट्री में एक बहुत बड़े लैंडमार्क का रोल प्ले करा। इसके अलावा मिचेलैंजेलो के द्वारा बनाई गई पेटा या डेविड के स्कल्पचर्स हो या रफाल के द्वारा बनाई गई मडोना इन द मीडो की पेंटिंग, ये आज भी आर्ट वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को सरप्राइज कर देती है और एक मास्टरपीस मानी जाती है। During this period, in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman traditions, which gave momentum to an overall development. स्टूडेंट्स, इस काल में हमें सडनली ग्रीक और रोमन परंपराओं का पुनर्जागरण देखने को मिला, जिसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी, इन सारी फील्ड्स में हमें काफ़ी सारे इनोवेशंस और क्रिएटिव आर्टवर्क्स देखने को मिले।
During the Renaissance, humanitarianism was given great impetus. There was change in the outlook of treating each other as human beings. Instead of religion, man became the center point of all the ideologies. The reform movement spread throughout all the sectors of human life. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, रेनेसां के पहले के काल को एक डार्क एज कहा जाता था और उसका कारण केवल साइंटिफिक और कल्चरल या सोशल इनोवेशंस की कमी ही नहीं, बल्कि उस वक्त के सामाजिक स्थिति या रचना को भी माना जाता था। अब समझते हैं कि रेनेसां के पहले वाले काल में यूरोपियन सोसाइटी किस प्रकार से डिवाइडेड थी। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा था कि इंडियन सोसाइटी 4 हिस्सों में डिवाइडेड थी, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाता था। उसी तरह से यूरोपियन सोसाइटी भी रेनेसां के पहले 3 क्लासेस में डिवाइड हुआ करती थी, जिन्हें क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन्स कहा जाता था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से यूरोपियन सोसाइटी कुछ टियर्स में बटी हुई थी, जिनमें सर्वोच्च द चर्च के पोप्स और पादरियों को माना जाता था, जिनमें किंग भी उनके बराबर या फिर उनसे पावर में थोड़े से कम माने जाते थे। इनके बाद नोबिलिटी माने बड़े जमींदार और मिनिस्टर्स जो किंग के लिए काम करा करते थे, और उसके बाद समाज के सबसे निचले तबके में कॉमन्स माने समाज के सामान्य लोगों को माना जाता था, जिनमें पीजेंट्री और लेबर क्लास प्रोमिनेंटली हुआ करती थी। अब इन क्लासेस में सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कॉमन्स का हुआ करता था, लेकिन सबसे कम पावर और वेल्थ इन लोगों के पास थी, जबकि क्लर्जी और नोबिलिटी समाज का बहुत ही छोटा हिस्सा था, लेकिन आधे से ज़्यादा वेल्थ और पावर इन दोनों क्लासेस में कॉन्सेंट्रेटेड थी। जैसे कि मैंने बताया, यूरोपियन सोसाइटी 3 क्लासेस में बटी हुई थी, जिनमें ऊपर के 2 क्लासेस कॉमन्स का भरपूर शोषण किया करते थे। लेकिन 13वीं सेंचुरी के बाद से यूरोप में हमें कुछ ऐसे विचारक और दार्शनिक आगे बढ़कर आते हुए नजर आए, जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियनिज्म मतलब मानवता के धर्म का प्रसार करना शुरू करा। इन्होंने यह कहा कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म मतलब मानवता ही सर्वोच्च धर्म है। एक दूसरे को एक इंसानियत के नाते से ट्रीट करना ही सबसे पहली ड्यूटी हर एक ह्यूमन की होती है। इस काल में हमें धर्म के बजाय इंसानियत सेंटर पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजीज बनता हुआ नजर आया। इसी पीरियड में हमें काफ़ी सारे समाज सुधार के मूवमेंट्स देखने को मिले। द आर्ट and literature of Renaissance period depict sentiments and emotions of human beings. Literature was produced in local languages for better understanding to the common people. During 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered the printing press. Due to this discovery, new ideas, concepts, and knowledge reached to all sections of society. इस काल से पहले आर्ट और लिटरेचर प्रोमिनेंटली क्लर्जी और नोबिलिटी के जीवन पे आधारित और फोकस्ड हुआ करता था, लेकिन रेनेसां पीरियड के बाद से हम इसमें एक स्लाइट शिफ्ट देखते हैं। आर्ट और लिटरेचर धीरे धीरे कॉमन लोगों के जीवन पे सेंटर्ड होने लगा, जिसके बेहतर एग्जाम्पल हम शेक्सपियर के लिटरेचर और रफाल के कुछ बेहतरीन पेंटिंग्स को मान सकते हैं, जिनमें कॉमन लोगों के जीवन और उनकी कठिनाइयों को डिपिक्ट करने की कोशिश करी गई है। Literature was produced in local languages for better understanding of common people. Literature was produced in local language for better understanding of the common people. During 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered printing press. Due to this discovery, new ideas, concepts, and knowledge reached to all sections of the society. इस काल में हम देखते हैं कि काफ़ी सारा लिटरेचर अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होने लगा, मतलब अलग अलग किताबें और ग्रंथ जिन्हें कॉमन लोग पहले नहीं पढ़ा करते थे या पढ़ नहीं पाते थे, उन्हें उनके लोकल लैंग्वेजेस में प्रिंट करा गया। इसी के साथ 1450 में जर्मन साइंटिस्ट जोहानस गटनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करा गया। इससे लिटरेचर को बहुत ही कम समय में एक लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करा जाने लग गया। इससे समाज का हर एक तबका इन सारी चीज़ों को पढ़ पाता और इससे समाज में जागृति बढ़ने लग गई।
Religious reform movement. The independent intellectuals attacked the old religious ideologies of Roman Catholic Church. The Christian priests were taking advantage of the ignorance of the people and were indulged in unnecessary rituals. They looted the people in the name of religion. The movement that began against it is known as religious reform movement. Due to this movement, human freedom and rationalism gained more importance. जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, यूरोपियन सोसाइटी में फर्स्ट क्लास माने क्लर्जीज, थर्ड क्लास कॉमन्स का काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जाता। उनके इग्नोरेंस का मतलब उनके अज्ञान का फ़ायदा उठाकर उनसे अननेसेसरी रिचुअल्स, अलग अलग प्रथा परंपराओं को परफॉर्म करवाया जाता और उनकी सारी संपत्ति को लूटा जाता। इससे रोमन कैथोलिक चर्च और उसके पोप और पादरी बहुत ज़्यादा धनी, वेल्दी और पावरफुल होने लग गए। 13वीं सेंचुरी के बाद से इस सब के खिलाफ एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलाया गया, जिसका मतलब एक धार्मिक सुधार मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट के कारण मानव स्वातंत्र्य और रैशनलिज्म सोसाइटी का सेंटर बन गए। ह्यूमन फ्रीडम मतलब इंसान की आज़ादी या स्वातंत्र्य, और रैशनलिज्म का मतलब होता है लॉजिकल या तार्किक सोच रखना। Geographical discoveries. In 1453 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople, which was the capital of Byzantine Empire. The overland trade route joining Asia and Europe went through this city. Since the Turks blocked this route, there was a need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia. This led to a new phase of geographical discoveries. 1453 में वर्ल्ड के दो बहुत बड़े एम्पायर्स के बीच में वॉर लड़ी गई, जो कि ऑटोमन टर्क्स और द ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बाइजेंटीन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। इस वॉर में ऑटोमन टर्क्स ने बाइजेंटीन एम्पायर को हराकर उनकी सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया। इसी के साथ यूरोप और इंडिया और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच में आने वाले लैंड रूट का कंप्लीट कंट्रोल ऑटोमन टर्क्स के पास आ गया। इसके कारण यूरोपियंस को कुछ नए रास्तों की तलाश थी, जिसके कारण यूरोपियंस ने एक एक कर नई ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज को करना शुरू कर दिया। Geographical discoveries. During 15th century, European sailors went on expedition to discover sea routes to India. In 1487, Bartolomeu Dias, a Portuguese sailor, began his expedition in search of India, but reached the tip of African continent, which we now know as the Cape of Good Hope. Friends, जैसे कि हमने जाना, ऑटोमन टर्क्स के कॉन्स्टेंटिनोपल को कंट्रोल करने के कारण यूरोपियंस कुछ नए रास्तों की तलाश में थे, और इसी होड़ में हम देखते हैं एक एक कर कर कुछ पोर्चुगीज़ और स्पेनिश सेलर्स दुनिया के कुछ नए नए हिस्सों को डिस्कवर करते हैं। 1487 में बार्टोलोमियो डायस, एक पोर्चुगीज सेलर, इंडिया की तलाश में निकल पड़ता है। वो इंडिया की खोज तो नहीं कर पाता, लेकिन इस खोज में वो अफ्रीका के सदर्न टिप द केप ऑफ गुड होप तक तो ज़रूर पहुंच जाता है। In 1492 AD, Christopher Columbus set on his journey to India by sailing towards west, but reached on the eastern coast of continent of America. फ्रेंड्स, इस काल में यह बात को मान्यता मिलनी शुरू हो गई थी कि अर्थ फ्लैट होने के बजाय एक स्फीयर है। अब ये बात आपको बहुत ताज्जुब लग रही होगी, लेकिन इस तरह की थियरीज उस काल में बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों के बीच में मानी जाती थी। इसी को ग्रहित पकड़कर क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट की तरफ निकल पड़े इंडिया की खोज में। इंडिया को खोज तो वो ना कर पाए, लेकिन इस होड़ में उन्होंने आज जिसे हम अमेरिकाज के नाम से जानते हैं, उन दो नए कॉन्टिनेंट्स की खोज करी। In 1498 AD, Portuguese sailor Vasco da Gama managed to sail past the Cape of Good Hope and reach the Indian coast in Calicut. Finally, 1498 AD में पोर्चुगीज सेलर वास्को द गामा किसी तरह से केप ऑफ गुड होप को पार कर इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट कैलिकट, जिसे आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं।
फाइनली 1498 एडी में पोर्चुगीज सेलर वास्को द गामा किसी तरह से केप ऑफ गुड होप को पार कर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर कैलिकट, जिसे आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं, वहां पर आ पहुंचे। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन यूरोप। ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड, यूरोप proceeded from medieval to modern age. Intellectual revolution took place in the same period. The society starts stepping out of the past ignorance and blind faiths. The pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view. All these changes are addressed as the intellectual revolution, which gave further momentum to scientific discoveries in Europe. इस काल में हमें काफ़ी सारे विचारक और दार्शनिक देखने को मिले जिन्होंने समाज में फैले हुए इग्नोरेंस और अंधविश्वास को दूर कर क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर जोर देने की कोशिश करी। इनके विचारों से इंस्पायर होकर हमें यूरोपियन सोसाइटी के अंदर आगे के काल में काफ़ी सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज देखने को मिली। इस फिनोमिनन को इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन कहा जाता है। रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर। In the early stage of beginning of the modern period in Europe, many political changes took place. Due to the various revolutionary events during 18th as well as 19th century, this period is known as Age of Revolution. During this period, there was a development of parliamentary democracy in England. There was change in the form of cabinet system. The Bill of Rights 1689 laid limitation on the power of king. The sovereignty of parliament was established. 18वीं सेंचुरी के बाद से हमें यूरोप में काफ़ी सारे राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिले। इसीलिए इस काल को मॉडर्न पीरियड की शुरुआत भी कहा जा सकता है। इस पीरियड में हमें बहुत सारे राजतंत्रों का अंत और डेमोक्रेटिक स्टेट्स का उदय देखने को मिला। 18वीं सेंचुरी से पहले दुनिया के सारे हिस्सों में राजतंत्र का ही शासन हुआ करता था, जिसका मतलब राज्य का शासन एक राजा या किंग चलाया करता था। लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद पहली बार हमें इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिली, जिसमें राज्य का सर्वोच्च पद एक राजा का तो था, लेकिन उसकी पावर्स को एक पार्लियामेंट मतलब एक संसद में लिमिट कर दिया गया। 1689 में पहली बार हमें बिल ऑफ राइट्स, जिसको आज मॉडर्न टर्म्स में हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से इंडिया में जानते हैं, इसका पहली बार मेंशन देखने को मिला, जिसमें समाज के कॉमन लोग माने सामान्य लोगों के अधिकारों को भी इम्पोर्टेंस दी गई। इस पीरियड को ही मॉडर्न पीरियड का बिगिनिंग या शुरुआत कहा जा सकता है, जिसमें हमें एक सोवेरियन पार्लियामेंट का डेवलपमेंट देखने को मिला। American War of Independence. With the background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. With the discovery of America, the European countries turned their attention towards this continent. The imperialist European countries took control of different regions of America and established their colonies. England established 13 colonies on the east coast of America. अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक व्यापारी कंपनी ने भारत के ऊपर अपना शासन स्थापित करा। लेकिन यह कंपनी केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस कंपनी ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश करा, जिनमें अमेरिका भी शामिल था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे अपनी 13 कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश करा। Initially, England had nominal domination over these colonies, but the English Parliament laid oppressive restrictions and taxes on these American colonies. The people in America revolted against it. England declared war to suppress these colonies. American colonies organized the army under the leadership of George Washington and finally won against England. अब देखा जाए तो इन कॉलोनीज़ को कैप्चर और कॉलोनाइज करने का काम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था, जो कि एक व्यापारी कंपनी थी। इस ट्रेडिंग कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट का इनिशियल फेजेस में गवर्नमेंट सपोर्ट और मिलिट्री एड हासिल थी, लेकिन वक्त के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट की अनजस्ट रेस्ट्रिक्शंस और हेवी टैक्सेस के चलते अमेरिकन कॉलोनीज़ ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया।
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर करा और अमेरिकन कॉलोनीज और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में एक वॉर लड़ी गई, जिसे आज हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। इस वॉर में अमेरिकन कॉलोनीज की लीडरशिप जॉर्ज वॉशिंगटन ने करी, जो आगे चलकर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने। इस वॉर में अमेरिका की जीत हुई और हम एक नए कंट्री, जिसे आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, इसका उदय देखते हैं। अमेरिका एक फेडरल और एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, जिसके पास अपना पहला लिखित संविधान भी था। French Revolution. In 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. This event is known as French Revolution. The French Revolution gave to the world the three values of liberty, equality, and fraternity. In world history, among the political revolutions, the American War of Independence and French Revolution have a very important place. 1789 में फ्रांस एक मोनार्कियल मतलब राजतंत्र हुआ करता था, जिनमें फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। फ्यूडलिज्म का मतलब सामंतवाद होता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े ज़मींदार छोटे किसानों का शोषण करते हैं। इन सब स्थितियों से तंग आकर फ्रांस के कॉमन लोगों ने मोनार्कियल स्टेट को उखाड़ फेंका और किंग लुई 16 को गिलोटिन करवा के शासन अपने हाथ में ले लिया। इस इवेंट को फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस इवेंट ने हमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने हमें डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे बहुत महत्वपूर्ण मूल्य दिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. In the later period of 18th century, there were many technological innovations in Europe. There was production with the help of machines running on steam. The cottage industries were replaced by big factories. Machines came to be used instead of hand looms. Railways, steamers became the mode of transportation. The age of machines began, and that is known as Industrial Revolution. Industrial Revolution began in England and then spread in the other parts of West. During this period of England enjoyed industrial prosperity and came to be described as world factory. 18वीं शताब्दी के यूरोप में हमें सडनली काफ़ी सारे नए नए साइंटिफिक इन्वेंशंस और मशीन्स का डेवलपमेंट देखने को मिला। इस पीरियड में हमें स्टीम इंजन, पावर लूम्स, स्पिनिंग जेनी जैसे इनोवेटिव क्रिएशंस देखने को मिले। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने मैनुअल लेबर की जगह लेनी शुरू कर दी। रेलवे और स्टीमर का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए करा जाने लग गया। इस पूरे फेनोमेनन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई और धीरे धीरे ये वेस्ट के दूसरे देशों में फैलता गया। इस पीरियड में इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी मतलब औद्योगिक समृद्धि देखी और इंग्लैंड को वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाने लग गया। Rise of capitalism. With the discovery of new sea routes began a new era of trade between Europe and Asia. Many traders came forward to trade with Eastern countries through the sea route. It was not easy to carry out trade single-handedly, and hence many traders came together and started trade. Thus, there was a rise of many trading companies. जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, 15th सेंचुरी में काफ़ी सारी जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ के कारण यूरोप और एशिया के बीच एक डायरेक्ट ट्रेड लिंक एस्टैब्लिश हो गया। इन ट्रेड लिंक्स के कारण यूरोपियन ट्रेडर्स को किसी भी अरबी ट्रेडर या रूलर को टैक्सेस या कमीशंस देने ना पड़ते, जिनके कारण उनका ट्रेड और ज़्यादा आसान और प्रॉफिटेबल बन गया। इन प्रॉस्पेक्ट्स को देखकर बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का रुख करने लग गए, लेकिन ट्रेड अकेले करना आसान ना होने के कारण इन ट्रेडर्स ने अपनी यूनियंस और कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया।
trade with Oriental countries was very profitable and responsible for economic prosperity. Hence, European rulers started giving military protection and trade concession to these trading companies. This led to accumulation of wealth in Europe. अब ओरिएंटल कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी था और वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब आर्थिक समृद्धि भी ला सकता था। यह बात यूरोपियन रूलर्स को अच्छे से पता थी, इसलिए उन्होंने इन कंपनीज़ को अपना मिलिट्री प्रोटेक्शन और व्यापार में सहूलत देना शुरू कर दिया। इसके चलते यूरोप में बहुत सारी संपत्ति अकुमुलेट होने लग गई। This property was used in the form of capital for trade and commerce, which led to rise of capitalist economic system in Europe. अब इसके चलते इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ट्रेड और कॉमर्स की कैपिटल माने पूंजी को बढ़ाने में इस्तेमाल करा जाने लग गया और यहाँ से शुरू होता है एक नया एरा जिसे हम राइज ऑफ कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं। कैपिटलिज्म एक विचारधारा है जिसमें कोई राज्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूंजी का इस्तेमाल करता है। कैपिटलिस्ट स्टेट्स में व्यापार को बहुत कम लिमिटेशंस या सीमाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें ट्रेडर्स के बीच में एक कंप्लीट फ्री कंपटीशन के लिए आसान सहूलत दी जाती है और उसे बहुत कम रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट करा जाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कह सकते हैं। जब एक पावरफुल कंट्री अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके किसी वीक कंट्री के ऊपर अपना शासन स्थापित करती है और वहाँ पर अपनी एक बस्ती जिसे कॉलोनी कहा जाता है वह इस्टेब्लिश करती है, इस प्रोसेस को कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। कॉलोनियलिज्म के कारण ही अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में इम्पीरियलिज्म जो कि एक अलग विचारधारा है उसका जन्म हुआ। Imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies. Many countries from Asian and African continent fell prey to this imperialist aspirations of European nations. इम्पीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म का ही एक बड़ा फॉर्म है जिसमें एक पावरफुल कंट्री धीरे धीरे किसी कंट्री के अंदर अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करती है और उस कंट्री को पूरी तरह से पॉलिटिकली अपने कंट्रोल में ले लेती है, तब उसे हम इम्पीरियल स्टेट या इम्पीरियलिज्म कहते हैं। With that, we have completed the first part of chapter 2, Europe and India. The remaining portion of this chapter will be completed in the second part. If you have found this video helpful, please do like and subscribe to my channel. If you have any doubt or feedbacks for us, please do not forget to leave it in the comment section below. With that said, I take your leave. Take care. Bye bye.